नमस्ते दोस्तों। हिंदी साहित्य की क्लासिक कहानियों के चैनल में आपका स्वागत है। आज सुनिए सुप्रसिद्ध लेखिका सुनीता जैन जी की लिखी हुई कहानी 5 दिन। समकालीन भारतीय परिदृश्य में प्रस्तुत ये कहानी और भी अधिक प्रासंगिक हो उठी है। माता पिता के लिए अमेरिका में रह रहे बच्चे भी अजनबी हो जाते हैं। कई वर्षों बाद जब माँ अपने बेटे बहू और पोतो नाती से मिलने के लिए जाती है तो उसे कई समझौते करने होते हैं। जब आप पूरी कहानी सुनेंगे तो कहानी की आत्मा और कहानी का मर्म आपके सीधे दिल में उतर जाएगा। तो शुरू करते हैं कहानी 5 दिन। रात में देर तक नींद नहीं आई। सुबह भी आंख जल्दी खुल गई, पर जानकी से उठा ही नहीं जा रहा। घड़ी ने 7:30 बजाए तो उठी है, मुंह धोकर नीचे आई है और अपनी चाय बनाकर बाहर पोर्च में बैठ गई है। उसे पता है सुबह यहाँ सब हड़बड़ी में होते हैं, इसलिए पोर्च में बैठना अच्छा लगता है। अंदर अपने कमरे में ललित दफ्तर जाने की तैयारी कर रहा है। बच्चों के स्कूल अभी गर्मियों के लिए बंद नहीं हुए हैं, 10 एक दिन में होंगे। प्रज्ञा दोनों बच्चों को जूते पहना रही है और वहीं से वो जानकी को अभिवादन करती है और टिन्नू व नीरू से कहती है, जाओ दादी जी से बाय कहो, स्कूल बस आने वाली है। बच्चे शर्माए से बाहर आते हैं। बाय दादी जी। बाय नीरू, जानकी कहती है। बाय टिन्नी, जब स्कूल से आओगे तो कहानी सुनाऊंगी। बच्चे प्रसन्न होकर अपने अपने बस्ते कमर पर चढ़ाते हैं। प्रज्ञा उनको लेकर बस तक छोड़ने गई है। सुबह का न्यूयॉर्क टाइम्स वैसे ही बिना पढ़ा रखा है मेज पर। जानकी से विदेश आकर समाचार पत्र नहीं पढ़े जाते। अपनी इसी असमर्थता पर उसे विस्मय होता है। प्रज्ञा शाम में पढ़ती है जब सब टीवी देखते हैं। फिलहाल वो बच्चों को बस में बैठाकर आ गई है और अपने कमरे में चली गई। प्रज्ञा सुनकर अच्छा लगता है। कितना सुंदर शब्द बिंब बनता है। हिंदी इंग्लिश के शब्दकोश में लिखा है ए क्लेवर वुमन, एक समझदार स्त्री। किंतु विदेश में प्रज्ञा शब्द के उच्चारण में कठिनाई होती है सभी को। अक्सर प्रज्ञा अपनी माँ पर झल्लाती है, इतना कठिन नाम क्यों रखा, किसी को बताओ तो 2-3 बार से कम में मुंह ही नहीं चढ़ता। प्रज्ञा प्रागया, हाँ ठीक है, परागा। धीरे धीरे प्रज्ञा का संक्षिप्त संस्करण पराग हो गया है। कैसा शब्द आसवन है, निचुड़ा भी ठीक ही पराग। पर यहाँ कोई पूछे तो बताए कैसे बेचारी कि पराग वाले पोलन जिससे छींक छींक कर आप अधमरे से हो जाते हैं। जानकी ने तो उसे बताया एक दिन कि पराग माने मधु, नेक्टर। तब से प्रज्ञा प्रसन्न है। 8 बजे ललित सदा सा ही भागता दौड़ता दफ्तर निकल गया। बाय मम्मी कहता हुआ। बस यही कहेगा वो अगले 10 दिन तक, बाय मम्मी, और शाम को हाय। और फिर खाना खाते समय, क्या किया दिन भर? कुछ नहीं, मतलब कुछ खास नहीं, एक किताब पढ़ रही हूँ। दोपहर को तो बच्चे आ ही गए थे, हम सैर को गए। तभी एकाएक प्रज्ञा कुछ कहकर ललित का ध्यान कहीं और ले जाएगी। धीरे धीरे जानकी तब उठ जाएगी और गुड नाइट बेटे प्रज्ञा कहकर ऊपर अपने कमरे में चली जाएगी। बच्चे तो 7-7:30 तक ही सो जाते हैं, बड़ों के खाना खाने से पहले ही। हाँ, शनिवार को ललित कहेगा, बैठो कोई फिल्म देख लो। तब थोड़ी देर वो बैठेगी। ललित अपना लैपटॉप निकाल कर काम करेगा। प्रज्ञा उठकर कोई हिंदी फिल्म लगा देगी। जानकी देखेगी फिल्म की घटिया मारपीट, एक आध अच्छा गाना। सोचे कि 10 में से 9 फिल्में ऐसी ही रहती हैं। फिर अब तो उसे नए नए अभिनेताओं के नाम भी पता नहीं। प्रज्ञा हमेशा उसके अज्ञान पर हंसती भी है। जानकी तब मान लेती है, सच्ची मुझे तो हिंदी फिल्में यहीं आकर देखने को मिलती हैं, वहाँ तो देखती नहीं। प्रज्ञा तब हंसेगी जोर से अपनी इस पढ़ी लिखी अज्ञानी सास पर और कहेगी, आप भी मम्मी बस हैरत में डालते हो मुझे। जानकी हर बार की तरह चुपचाप मुस्कुराती रहेगी। अगली सुबह प्रज्ञा अपनी माँ से फ़ोन पर लंबी बात करेगी फिल्मों के बारे में। चाय पीकर जानकी प्याला धोती है। बच्चों के लौटने में अभी समय है, तब तक घर में केवल जानकी और प्रज्ञा ही हैं। प्रज्ञा नहाकर अभी बाहर आएगी। जानकी इस बार 2 वर्ष बाद आई है दिल्ली से। सोचती है 10 दिन रहेगी तो दोनों बच्चे उसे पहचानने लगेंगे। इन 2 वर्ष में नीरू भी भूल गई। 3 बरस की ही तो थी जब वो आई थी यहाँ पिछली बार, और टिन्नी तो तब तक बोलता भी नहीं था, याद क्या रखता। अब वो 3.5 का है। नीरू 5 पार कर गई है।
शायद दोनों बच्चे इस बार उसे न भूलें। भूलेंगे क्यों नहीं, जाने कब फिर आना हो, समय का क्या भरोसा। प्रज्ञा तौलिए से बाल झटकती बाहर आती है। अकेले बैठी हैं? जैसे पूछा हो खाली बैठी हैं। हाँ, जानकी हाथ पोंछती हुई कहती है। कुछ काम हो तो बताओ। नहीं, कोई काम नहीं। प्रज्ञा हर वर्ष यूं ही भूमिका बनाती है। आज जानकी को न्यूयॉर्क आए तीसरा दिन है। पिछले 2 दिन तो शनिवार इतवार था। ललित व बच्चे घर पर थे और वो स्वयं अभी जेटलैग में सोई सोई सी थी। फिर फ़ोन भी कितने आए। शिकागो से मीरा का, मम्मी आप आ गईं? बच्चे बात करेंगे। दोनों नातियों से बात। कुछ लेखक मित्रों का फ़ोन, कई बार उसके पति भास्कर का फ़ोन फिलाडेल्फिया से। भारत से छोटे बेटे मनु का फ़ोन। ठीक पहुंच गई मम्मी? मम्मी, प्रज्ञा वापस आती है। फिर अकारण खिसियाई सी हंसी हंसती है। साथ में 2-3 कपड़े हैं। ये मैंने सिंगापुर में लिए थे, रैप अराउंड। इनका बड़ा चलन है। जानकी खोल कर देखती है। तहमत जैसा छपा हुआ नीला कपड़ा है, शायद महिलाओं की लुंगी हो। अरे, इन्हें कैसे पहनते हैं? हैरान पूछती है। प्रज्ञा कमर में कपड़ा लपेटती है। लंबी स्कर्ट सा बन जाता है। कपड़े की तनियाँ प्रज्ञा कमर में बांध लेती है। घूम घूम कर दिखाती है। अच्छा है ना? हाँ, तुम पर तो अच्छा सभी लगता है। सच बात है, प्रज्ञा पर कुछ भी फबता है। लेकिन मम्मी, ये मेरे लिए लंबा है, यहाँ तक होना चाहिए। चुटकी से प्रज्ञा कपड़ा उठाकर टखने तक लाती है। कोई 3 इंच लंबा है। पहनने को मन करता है, पर 1.5 साल से ऐसे ही पड़ी हैं ये सब। छोटी कर दूं? जानकी पूछती है। हर वर्ष की तरह ये नाटक दोनों ओर से ऐसे ही चलता है। सच, आप कर देंगी? क्यों नहीं। मशीन निकाल दूं? मैं निकाल लूंगी, मुझे पता है कहाँ रखी है। बस प्रेस दे दो, ताकि हैम को मोड़कर प्रेस कर लूं ठीक से। 1 मिनट खड़ी रहो, निशान ले लूं। प्रज्ञा शायद अपनी समझदारी पर अपने को बधाई देती है मन ही मन। जानकी मशीन चलाते हुए मशीन का आनंद लेना चाहती है। कितने समय बाद मशीन चलाई है। वो जब भी अमेरिका आती है बस तभी। मशीन पैर से चलाती है। हाथ से चलाने वाली होती तो और भी अच्छा होता, जैसे बचपन में अपनी माँ की मशीन हाथ से चलाती थी, खेल खेल में। दिल्ली में जानकी के घर में मशीन का अवसर ही नहीं बनता। जो करना होता है वो अम्मा उसकी पुरानी आया कर देती है पहले से। लो बिटिया, तुम्हार पेटीकोट सिल दी, गिरना पड़ती, बखिया उधड़ी पड़ी थी। मनु सुनता तो हंसता। मम्मी को तो टाका लगाना आता नहीं। अम्मा तुम ना करो तो इनके कपड़े तो उधड़े पुधड़े ही रहें। चल रहने दे, तुझे क्या पता मैं क्या क्या कर सकती हूँ। वो मीठा झिड़कती। मालूम है, केवल ललित के घर में तो। यहाँ तो पढ़ाने और लिखाने से तुम्हें फुर्सत कहाँ। हाँ, ललित भैया की पसंद का कोई भी काम हो तो कर लोगी। मशीन चलाते चलाते जानकी सोचती है, ललित कहाँ कभी कुछ काम को कहता है। वे तो उसके कॉलेज के ज़माने की बातें थीं, जब हॉस्टल से घर आता था। माँ ये बनाओ, वो ला दो, ये कर दो, और एक उत्सव सा होता था। ललित अमेरिका गया और जानकी पुस्तकों में। मनु जब तक चिकोटी लेता है। आज पुलाव बनाओ ना मंगोड़ी वाला। बनाऊंगी। मनु को पता है नहीं बना पाएगी। या तो कोई मिलने वाला आ जाएगा, या फ़ोन, या कुछ और। पुलाव तो फिर अम्मा बनाएगी, जैसे कि और सभी काम करती है। नहीं रहा जाता तो मनु कह देता है, हाँ भाई, मैं ललित थोड़े हूँ। वो भारत आएगा तो भरवा भिंडी बनेगी, पकौड़ी बनेगी, मूंग दाल का चीला बनेगा। मशीन पर जानकी का हाथ रुक जाता है। मनु की याद आती है। कितना पास है वो, दूर से भी, और ललित पास होकर भी उतना का उतना दूर। बीच में प्रज्ञा है। वो प्रज्ञा को प्रसन्न करते रहने में जुटी ही रहती है, जैसे प्रज्ञा की नाराजगी में ललित उससे और भी दूर हो जाएगा। और टिन्नी तो जैसे फिर खोजे न मिलेगा, न नीरू का दादी जी ही सुनने को। मनु से कितनी चिरौरी करती है कि वो शादी कर ले, पर मनु माने तब तो। दोनों रैप अराउंड छोटे कर जानकी उठती है। आवाज़ देकर कहती है, प्रज्ञा पहनकर देख लेना जरा। परफेक्ट मम्मी। प्रज्ञा के बड़े बड़े दांत खिले दिखते हैं। हमें तो यकीन नहीं आता कि आप ये सब कर लेती हैं, वो कहती है। जानकी को पता है ये प्रशंसा अन्य कुछ करने का निमंत्रण भी है। वो कहती हैं, कुछ और काम हो तो निकाल देना, अभी मैं हूँ 5-6 दिन। आपको ही जिद है, प्रज्ञा कहती है, पूरी गर्मी ठहरी है ना। जानकी हंस देती है। दोपहर में तुम्हारा क्या खाने का मन है, बना दूँ? जानकी पूछती है।
नहीं मम्मी, प्रज्ञा कहती है, बच्चों को लेने जाऊंगी तो हम पिज़्ज़ा हट पर खा लेंगे। आप क्या लेंगी, बनाऊं? जानकी को सुनाई देता है, आपके लिए तो कुछ नहीं बनना। अरे मैं तो वही ग्रिल चीज़ बनाऊंगी अपना। तुम जाओ, समय तो हो ही रहा है बच्चों की छुट्टी का। प्रज्ञा जैसे छूटती है किसी अदृश्य जकड़न से और गैरेज से कार निकालती है। बड़ा सा घर है, 6 बेडरूम है, सफाई वाली कल आएगी। जानकी कुछ देर सन्नाटे को सुनती है, फिर धीरे धीरे उठकर बच्चों के यहाँ वहाँ छोड़े खिलौने बीन कर यथास्थान रखती है, सोफ़ों के कुशन सीधे करती है, सिंक में पड़े बर्तनों को डिश वॉशर में चुनती है। फिर एक नज़र कमरे पर डालती है, कोई काम तो नहीं रह गया। काम की इतनी चिंता क्यों करती है जानकी? उसे कोई काम करने को तो कहा जाता नहीं। फिर ये कैसा भय है? वो क्यों अपनी सारी शख्सियत के बाद भी इतनी भयमारी है? क्यों ललित के घर में काम करने से उसे सुरक्षा का बोध होता है? क्यों उसे लगता है कि यहाँ जितना खाती है उतना काम उसे कर देना चाहिए? रसोई का काउंटर गीले कपड़े से पोंछ जानकी अपने कमरे में लेटती है। उसे पता है दोपहर में प्रज्ञा कच्चे मीट का बड़ा सा पैकेट फ्रीजर से निकाल कर सिंक में रख देगी ताकि वो शाम को पकाया जा सके। ललित तो अभी भी शाकाहारी है, प्रज्ञा और बच्चे नहीं। पकते ही मीट की गंध सारे घर में फैलेगी। उससे बचने के लिए जानकी बच्चों को लेकर सैर को निकल जाएगी। मीट को चाकू से जब प्रज्ञा काटती है तो जानकी को कई घंटे मतली होती है। वो इलायची मुंह में डालकर अपना मन ठीक करती है, चाहती है उतनी देर उसे रसोई में न जाना पड़े, पर ऐसा कहाँ संभव है? रसोई तो यहाँ घर के बीचों बीच है, बिना दरवाजे की, कहीं से भी दिखाई देती है। प्रज्ञा को ललित ने कहा भी था, मम्मी जब होती हैं ना पकाया करो। उसके बाद बड़ी देर तक प्रज्ञा की आवाज़ का गुस्सा और क्यों हवा में तैरता रहा था। अब ललित कुछ नहीं कहता, चुप है, और जानकी तो कभी बोली ही नहीं। शायद जानकी के आने से ललित भी भयभीत होता है कि अब प्रज्ञा जाने किस बात पर भड़क उठे। फिर कमरा बंद कर उससे कितनी अनुनय विनय करता है, कम से कम माँ के आगे तो चुप रहो। ललित का यह भय ही जानकी को दहलाता है, भीतर भीतर तोड़ता है। वो नहीं जानती कि इस चुप्पी से कौन किसको बचा रहा है, ललित उसे या वो ललित को। डरते डरते ही उसने पिछली बार अपने पति भास्कर से कहा था, प्रज्ञा और ललित जाने क्यों इतना टेंस रहते हैं, मेरे आने से शायद। तो मत जाओ वहाँ, रहो यही मेरे पास, उनसे मिलना होगा तो वे यहाँ आ जाएंगे। पर यहाँ फ्लैट में जगह तो है नहीं, वे आएंगे तो शाम तक चले जाएंगे। ठीक तो है, इससे अधिक ज़रूरत भी क्या है? ज़रूरत? भास्कर को कभी किसी की ज़रूरत का पता रहा भी है क्या? 15 वर्ष से वो उसे और मनु को छोड़कर फिलाडेल्फिया में रह रहा है, अपने छोटे से फ्लैट में पूर्ण तरह से आत्मनिर्भर। कभी कभी जानकी को ईर्ष्या होती है, वो क्यों भास्कर जैसी नहीं हो सकी, क्यों वो मनु से दूर न जा सकी, और हर वर्ष अपने दोनों बच्चों मीरा और ललित को देखे बिना वो क्यों नहीं रह सकती। भास्कर तो यहाँ अमेरिका में रहते हुए भी किसी से मिलता नहीं, बस फ़ोन पर फ़र्ज अदायगी करता है। भास्कर से मन की बात कहीं भी तो नहीं जा सकती, जानती है कि क्या कहेगा। इतनी दूर आती हो, इतना खर्च करती हो, फिर अंदर तक कट फट कर वापस दिल्ली जाती हो। बच्चों का मोह छोड़ क्यों नहीं देती? उन्हें है क्या तुम्हारी ज़रूरत? तुम्हारे आने से उनकी गृहस्थी ही डोलती है क्या? नहीं, मस्त रहो जैसे और रहते हैं। तुम भी डिटैच करो अपने को, सबसे निरासक्त हो जाओ। डिटैच? निरासक्त? कितना डिटैच करे जानकी? कब तक? कोई सीमा है इसकी? 9 वर्ष पहले ललित ने जब लिखा था कि उसे एक लड़की पसंद आई है और वो यहीं अमेरिका में उससे विवाह करेगा, तो क्या उन सब सपनों से उसने डिटैच नहीं किया था अपने को, अपने आप को, जो उसने पाले थे? और वे भी ललित के ही कथन पर कि नहीं माँ, मैं विदेश में नहीं बसूंगा औरों की तरह, मैं तो पढ़ाई समाप्त होते ही दिल्ली आ जाऊंगा। और अमेरिका जाते समय उसने कुर्ते पजामे, यहाँ तक कि एक गांधी टोपी भी अपने सामान में रखी थी। और अब अमेरिका में विवाह माने देशांतरण। प्रज्ञा का तो भारत में कोई था नहीं, सब अमेरिका में ही थे, चाचा बुआ नाना मामा ढेर कुनबा। तो ललित कैसे आता बार बार? जानकी ही जाती है जब रहा नहीं जाता, सहा नहीं जाता। बच्चों का यूँ देश छोड़ देना, माँ को छोड़ देना, सारी संपत्ति जो उनके लिए जुटाई उसे छोड़ देना, पर सहना होता है। और भास्कर कहता है डिटैच करो, जैसे वो स्वयं को डिटैच कर ललित और मीरा के अमेरिका बस जाने के बाद अमेरिका चला आया।
जानकी और मनु रह गए थे वहीं दिल्ली में। क्यों जा रहे हो अब? जानकी ने पूछा था। यहाँ नहीं रह सकता, इस करप्ट देश में। मीरा के विवाह होने तक रुका था। अब वापस वहीं जाऊंगा जहाँ मेरी ट्रेनिंग हुई विज्ञान में। बहुत काम करना है मुझे, रिसर्च। और मैं? तुम भी चलो। छोड़ो ये 2 टके की प्रोफेसरी। और मनु? उसे तो अभी वीज़ा नहीं मिलेगा, 21 के ऊपर है वो। मनु को अकेले कैसे छोड़ दूँ, और इस घर को? तो रहो, मुझे तो जाना है, मुझे कोई अटैचमेंट नहीं। भास्कर चला गया, वो नहीं गई। तब से मर ही तो रही है जानकी धीरे धीरे। भास्कर ठीक ही कहता था, गीता भी तो यही कहती है, ध्यायत्वो विषयानुपुंसा संगस्तेषुपजायते संगात संजायते कामा कामात् क्रोधो अभिजायते क्रोधा भवति सम्मोहम सम्मोहा स्मृति विभ्रमा स्मृतः भ्रमाशाद बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात् पश्यणयति। 3 बजने को हैं। प्रज्ञा और बच्चे आते ही होंगे। जानकी चाय की केतली में पानी गर्म करने के लिए रखती है। बेसन घोलकर उसमें आलू काटती है, 1 हरी मिर्च। प्रज्ञा को पसंद है, 1 बड़ा प्याज। मम्मी, प्रज्ञा दरवाज़ा खोलते ही कहती है, फिर काम करने लगी? तो क्या हुआ, तुम्हें पसंद है, फिर खाली बैठा भी तो नहीं जाता। लो खाओ, अभी गरम गरम है। जानकी बचे हुए घी में पापड़ के टुकड़े डालती है। नीरू को पसंद है। फिर हाथ पोंछकर टिन्नी को गोद में बैठाती है। हलवा खाओगे? टिन्नी नहीं समझता। प्रज्ञा समझाती है, यम यम मीठा मीठा वाला। जानकी जानती है प्रज्ञा को सूजी का हलवा बहुत अच्छा लगता है। उठकर बनाने लगती है। घर आने पर ललित भी ले लेगा 2 चम्मच। प्रज्ञा को तो क्या ही समय मिलता होगा बनाने का। शाम ढल रही है। भगोने में मीट खदक रहा है। जानकी लॉन में पानी लगाने के बहाने खुली हवा में आ गई है। दोनों बच्चे साथ में हैं, गीली घास पर दौड़ रहे हैं। वे जानकी को रिझाना चाहते हैं। देखो देखो दादी जी। नहीं बेटा, इतनी तेज मत भागो, चोट लगेगी। वो दौड़कर नीरू को पकड़ लेती है और कलेजे में भींच लेती है। एकाएक नीरू कहती है, आई लव यू दादी जी। पीछे से टिन्नी नकल करता है, आई लव यू दादी जी, और जानकी की पीठ पर लग जाता है। फ़ोन पर अंदर प्रज्ञा अपनी माँ से बातें कर रही है। नहीं, बाहर हैं। नहीं नहीं, इस बार तो कहती हैं 10 दिन के लिए आई हैं। नहीं, पूरा महीना नहीं, उम्मीद तो यही है। नहीं नहीं, ललित ठहरने को नहीं कहेगा। पिछली बार का क्या उसे याद नहीं कि मुझसे पूछे बिना कुछ भी करने से कितनी टेंशन होगी? ना ना मॉम, वो खुद क्या कम चालाक है? वो खुद ही नहीं ठहरेगी, फिर उसकी बेटी क्या कम है? वो मीरा उसे भड़काती रहेगी हमारे खिलाफ। पिछले साल मैंने सुना चुपके से एक्सटेंशन फ़ोन पर कह रही थी, हमारे यहाँ तो रहती नहीं, वहीं तुम्हारा जी लगता है। अच्छा रखती हूँ, आती ही होगी अंदर। हाँ हाँ, ललित की 2 पैंटें हैं, कल दूंगी। बेटे के लिए तो वो कुछ भी करेगी। जिप ही तो बदलना है, नहीं तो फेंकनी पड़ेगी। बाय बाय। क्या? हाँ लाई हैं, वे तो हर बार लाती हैं। मेरे लिए हीरे के टॉप्स हैं, नीरू के लिए पेंडेंट और टिन्नी के लिए सोने की चेन। ललित? उसके लिए सिल्क का कुर्ता पाजामा। हाँ हाँ मॉम, मुझे याद है, मौका देखकर कहूँगी। जब ललित नहीं होगा कि मुझे आपके हीरे की चूड़ियाँ चाहिए, आखिर खुद भी तो पहनती हैं। नहीं, महंगी सस्ती क्या, नौकरी तो करती हैं। मैं नहीं मांगूंगी तो वो मीरा को नहीं दे देंगी? देती हैं तो दे, पर पहले मेरी बनवा दे। अच्छा रखती हूँ, शायद वे आती ही होंगी। प्रज्ञा शायद नहीं जानती कि गर्मी में जब घर की खिड़की खुली होती है तो भीतर की आवाज़ बाहर तक जाती है। किचन गार्डन में चुप खड़ी जानकी अपनी महंगी साड़ी के पल्ले से ही अपने गीले हाथों को पोंछे जा रही है। ऐसा तो कभी नहीं करती। प्रज्ञा ने फ़ोन बंद कर दिया है। जानकी सोच रही है 5 दिन और। आज तो सोमवार है, मंगल बुध वीर शुक्र शनि। भास्कर तो शनिवार को ही आएगा फिलाडेल्फिया से उसे लेने। 5 दिन। जानकी भीतर ही भीतर थरथरा सी रही है। नीरू और टिन्नी भाग कर आते हैं कहीं से और उसके पैरों से लिपट जाते हैं। दादी जी, वही कहानी सुनाओ ना। कौन सी? कल वाली, जिसमें नदी बच्चों से पूछती है आकाश से ऊंचा क्या है। मैं पापा को बताऊंगी। क्या बताएगी? पापा को बताऊंगी, पापा आप तो आकाश से भी ऊंचे हैं। और मम्मी को क्या बताएगी? नीरू सोचती है। भूल गई दादी जी, फिर बताओ ना। टिन्नी अपनी छोटी सी हथेली उसके गाल पर रखता है। दादी जी, आप रो क्यों रही हैं?
जानकी दोनों बच्चों को कसकर छाती से लगाती है। वो अभी भी थरथरा रही है, पत्ते सी, जो टूटा तो दूर गिरेगा, जाने फिर मिले ना मिले। 9 वर्ष पहले जब ललित के बुलाने पर ललित प्रज्ञा के विवाह को संपन्न करने वो अमेरिका आई थी, तो ललित ने ही एकांत में बैठाकर उससे कहा था, माँ, प्रज्ञा अमेरिका में पली है, बहुत अमेरिकनाइज्ड है, उससे किसी भारतीय तौर तरीके की अपेक्षा नहीं करना। नहीं की थी तो केवल एक अपेक्षा कि ललित की गृहस्थी ठीक ठाक चलती रहे, और उस उपक्रम में जानकी ने वो सारा इतिहास जो 25 वर्ष तक एक माँ बेटे में घटित होता है, स्मृति की किसी अभेद्य खंदक में छोड़ दिया था, जहाँ जाते हुए भी डर लगता है। यदि ललित स्वयं इतना निरस्त सा नहीं दिखता तो वो उससे पूछती कि अपेक्षा न करने के नियम क्या बस माँओं के लिए ही बनाती है संतान। अभी आप सुन रहे थे सुनीता जैन जी की लिखी हुई एक बेहद हृदय स्पर्शी कहानी 5 दिन। कहानी आपको कैसी लगी अपने विचार कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, मैं प्रतीक्षा करूँगी। फिर मिलेंगे। आपका समय शुभ हो, मंगलमय हो।